दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे भूगोल में जो पीछे चैप्टर हमने क्लास जो पढ़ चुका है उसके बोले थे, उसका मैं बोला था कि आज क्वेश्चन आंसर कराएंगे हम आप लोगों को। तो हमें फिर से ये सेशन लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को उसका जो हम लोग पढ़े थे भूमि संसाधन, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए। तो मैं उसका आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा आज और उसका सारा क्वेश्चन आंसर बताऊँगा फिर। ठीक है दोस्तों, देखिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपके भूमि संसाधन में क्वेश्चन जो है, पहला नंबर क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसका एक नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। हमने आपसे बताया था पंजाब में जो होता है वो जल क्रांतता अधिक है, क्योंकि वहाँ पे अधिक उपज के लिए सिंचाई ज़्यादा होता है। वहाँ पे खेती जो होती है, गहन खेती करने के लिए सिंचाई की ज़्यादा किया जाता है। सिंचाई ज़्यादा करने से क्या होता है, वहाँ पे जल क्रंतता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जल क्रंतता में आपको जो होता है, अधिक सिंचाई करने से भूमि जो होती है अम्लीय और क्षारीय रूप में बदल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भूमि जो होता है धीरे धीरे बंजर हो जाती है और अनउपजाऊ हो जाती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है वन उन्मूलन, गहन खेती, पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो इसमें आपको हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है, तो अधिक सिंचाई होता है। देखते हैं अगला। दूसरा आपको क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। सोपानी या समोच्च कृषि के बारे में हमने आपको बताया था। सोपानी या समोच्च कृषि उन राज्यों में किया जाता है जिन राज्यों में मैदानी एरिया कम होते हैं, जो राज्य पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं, पहाड़ी ढलानों में पड़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके उसमें मेढ़े बना करके खेती किया जाता है, जिसको सोपानी खेती या समोच्च खेती के रूप में जाना जाता है। तो ये समोच्च खेती देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हरियाणा में मतलब कि मैदानी राज्य पाया जाता है। पंजाब, इसमें भी पाया जाता है मैदानी राज्य, मैदानी क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पे है बिहार का मैदान, तो पहले लिख दिया है बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र में तो वैसे भी सोपानी कृषि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड। अब उत्तराखंड जो आता है ये पर्वतीय इलाका है, यहाँ पे पर्वत वगैरह ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो होता है सीढ़ीनुमा खेत बना करके वहाँ पे आपका ये कृषि किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, मरुभूमि का विस्तार कहाँ है। हमने आपसे जब मरुभूमि या मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ाया था तो बताया था कि मरुभूमि जो होता है वो कुछ जो पंजाब है, पंजाब का कुछ दक्षिणी इलाका पड़ता है, हरियाणा का कुछ पश्चिमी इलाका पड़ता है, और राजस्थान का कुछ इलाका पड़ता है, और गुजरात का कुछ इलाका पड़ता है। तो यहाँ पे हमको दिया है यूपी तो है नहीं मरुभूमि में, कर्नाटक तो है नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान जो है इस यहाँ पे सबसे अधिक मरुभूमि पाया जाता है, थार मरुस्थल वहीं पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट राजस्थान। अगला है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है आपका, कौन सा रसायन है। इसमें दिया आपका बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फेट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका जो आंसर है आपके बुक में भी दिया था, मैं आपसे बताया भी था कि हाँ अधिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करने से होते हैं जो खेत में के जो आपको मिट्टी की उर्वरता बनाने वाले जो जीव होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो मेढक के जो प्रजनन को नष्ट कर देता है वो है आपको एड्रीन नामक रसायन। एड्रीन नामक रसायन जो होता है वो मेढक के प्रजनन शक्ति को खत्म कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीन रसायन। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। पिछले चैप्टर में हमने काली मृदा के बारे में अच्छा से पढ़ा भी है। काली मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये काली कपासी मृदा जो होती है वो बेसार चट्टानों के टूटने से बनती है और लावा क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मृदा जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी है, हमने आपसे बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रेंगुर मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए और उसमें उगने वाले पौधों का नाम बताइए। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले राज्य, इसमें आपसे पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी वाले राज्य, जलोढ़ मिट्टी वाले राज्यों के नाम पूछ रहा है।
फर्स्ट एक क्वेश्चन इसमें आपका लघुत्तरीय प्रश्न का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी वाले राज्य कौन कौन से हैं? जलोढ़ मिट्टी वाले राज्य कौन कौन से हैं ये हमने आपसे बताया था कि जो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऐसे आके ये ऊपरी इलाका जिसको उत्तरी गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है, इस हिस्सा में पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं आपको? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, सॉरी हरियाणा ठीक तो है, यूपी उत्तर प्रदेश बोल दिए, यूपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो एरिया हो जाएंगे इसमें पाया जाता है। हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और जो राज्य हैं उधर असम वगैरह उधर भी पाया जाता है मैदानी क्षेत्र, जिधर से होकर ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह बहती है। ठीक है, अब पूछ रहा है इनमें उगने वाले फसल कौन कौन से, इसमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं? इसमें जो फसल उपजाए जाते हैं मुख्य रूप से वो है आपको चावल, गन्ना, दलहनी, गेहूँ, इन सारी फसलों को उपजाया जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, जलोढ़ मिट्टी वाले राज्य कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है। पहले भी हम पढ़ाते थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि हाँ ये 2 प्रकार का होता है, नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, खादर और बांगर, सब अच्छे से समझाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, इसमें आपको केवल आंसर ही समझाएंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगला दे रहा है आपको समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहे थे तो बताए हैं समोच्च कृषि क्या होता है। समोच्च कृषि या सोपानी कृषि वैसे क्षेत्र या राज्यों में किया जाता है जो राज्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसमें जहाँ पे पर्वतीय इलाका ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे मैदानी क्षेत्रों का विस्तार कम होता है। इस वजह से वहाँ पे जो पर्वत होते हैं उस पर मेढ़े बना करके और वहाँ पे खेती किया जाता है पर्वत पर। तो यहाँ से पूछा है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समोच्च कृषि क्या होता है? तो पर्वत पे, ठीक है, जो पर्वतीय इलाका है उसमें पहाड़ी भागों पर ढलान के रूप में ढलान बना करके, मेढ़ बना करके जो खेती किया जाता है उसको कहा जाता है समोच्च कृषि या सोपानी खेती। एक बात और सुन लीजिए, वैसे राज्य जो पर्वतीय हैं, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र का विस्तार कम है, उन राज्यों में पर्वतों पर या पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके या मेढ़े बना करके जो खेती किया जाता है उसको समोच्च या सोपानी खेती कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न आपका हो गया। अगला देखिए, अगला बोल रहा है पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ठीक है, तो जहाँ पे पवन अपर्दन वाले जो क्षेत्र होते हैं, कल भी पिछले क्लास में मैंने बताया था, ये पवन अपर्दन वाले क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हवाएं जो होती हैं हमेशा चलती रहती है, बहुत तेज होती है, जैसे कि राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, ठीक है, पंजाब का हिस्सा। तो वैसे क्षेत्रों में क्या होता है कि जो घास होते हैं, घास, तो फसलों के बीच में घास लगाया जाता है कि घास जो वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, और घास जो है मिट्टी को पकड़ के रखेगा जिससे मिट्टी जो है उसको नहीं उड़ा पाए, जो पवन है वो उस मिट्टी को नहीं उड़ा के लेके जा पाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से उस जगह पे घास लगा कर खेती किया जाता है। ठीक है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पूछा है कौन सी कृषि की पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे घास रोपण वाली कृषि पद्धति अपनाई जाती है, जो घास रोप करके वहाँ पे उसको बचाया जा सके मिट्टी को। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किन किन भाग में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? 4 नंबर प्रश्न है नदी डेल्टा का विकास। नदी डेल्टा का विकास हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है उनसे मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है, और ये मैदानी क्षेत्र जो होते हैं मुख्य रूप से डेल्टा पे ही बने होते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 नदियां ऐसे बह रही है, तो जहाँ पे ये नदियां जो है मैदानी क्षेत्रों में जो प्रवेश करती है और बहती है, जहाँ इनका मुहाना होता है, उससे पहले ही ये अपने साथ लाई गई गाद वगैरह को जमा कर देती है, जिसको कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा कहा जाता है, जो ला करके यहाँ पे मिट्टी जमा करिए उससे बना हुआ है, तो वो डेल्टा है।
ठीक है। तो पूछ रहा है डेल्टाई प्रदेश कौन कौन से, डेल्टाई राज्य। डेल्टाई राज्य में आपको बिहार भी हो जाएगा, ये भी एक डेल्टाई प्रदेश है। बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। यूपी भी हो जाएगा आपको, हरियाणा भी हो जाएगा। ये सभी डेल्टाई प्रदेश हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो हुआ है वो नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है फसल चक्र मृदा संरक्षण में कैसे सहायक होता है। पिछले चैप्टर में या पिछले क्लास में, चैप्टर बोल रहे हैं सॉरी, पिछले क्लास में हम लोग ने चर्चा किया था कि फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र क्या होता है फिर से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी भूमि पर प्रत्येक साल धान का रोपाई कर रहे हैं, धान या गन्ना, प्रत्येक साल धान रोपाई कर रहे हैं, प्रत्येक साल धान रोपाई कर रहे हैं। तो धान को उपज होने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मिट्टी में, वो पोषक तत्व जो होंगे वो धीरे धीरे उसमें से मिट्टी में से ख़त्म हो जाएंगे। तो उस मिट्टी की उर्वरता क्या होगी, कम हो जाएगी। धान, गेहूँ, गन्ना ये सब जो है वो ये अधिक उर्वरक को अवशोषित करते हैं धरती से, यानी भूमि से। तो इससे क्या होता है, उस मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में क्या किया जाता है कि आपको फसल चक्र कृषि अपनाया जाता है। फसल चक्र कृषि क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक साल हम जिस भूमि पर धान उपजा रहे हैं, अगले साल उस पर धान ना उपजा के उसमें हम तिलहनी या दलहनी पौधे रोप लेंगे। तिलहनी या दलहनी पौधे के रोपने से क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और उनमें जो ह्यूमस मतलब जो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जो तिलहनी या दलहनी पौधे होते हैं इनके जड़ में नाइट्रोजन, जिसको राइजोबियम कहा जाता है, वो पाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो बरकरार रहती है, बच जाती है। इसीलिए फसल चक्र खेती जो होता है वो जो मृदा क्षरण होता है या मृदा अपरदन होता है उसको बचाने में ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि फसल चक्र खेती क्या होती है और वो मृदा संरक्षण में कैसे सहायता करता है। ठीक है, फसल चक्र खेती मृदा संरक्षण में कैसे सहायता करता है। तो फसल चक्र खेती किसे कहा जाता है, पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे। फसल चक्र खेती जो होता है वो किसी एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के फसलों को उपजाना जो होता है फसल चक्र कृषि होता है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो कायम रहती है, नष्ट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए फसल चक्र खेती जो है वो मृदा के संरक्षण को रोकता है और बचाता है। ठीक है, अब आपको आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हम समझ लिए फसल चक्र के बारे में भी समझ लिए लो। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये हम केवल आप लोगों को बोल के समझा रहे हैं, तो लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम इसका पीडीएफ डाल दें। ऐसे हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देखें वो इस वीडियो को पॉज करके हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि आपको याद भी हो जाएगा और एक नोट्स और कॉपी सा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपको है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहा है जल क्रांतता कैसे उपस्थिति है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। जल क्रांतता क्या है, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जल क्रांतता, पिछले क्लास में भी जल क्रांतता के बारे में चर्चा किया था। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई करने से वहाँ की मिट्टी जो होती है वो क्षारीय और अम्लीय हो जाती है। अम्लीय और क्षारीय होने के वजह से धीरे धीरे मिट्टी जो होती है वो बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है, मतलब कि बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है, उस मिट्टी में खेती करना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे कृषि करना जो होती है वो मुश्किल हो जाती है और धीरे धीरे वो भूमि जो होता है वो पड़ती जाती है, उसको जो है छोड़ दिया जाता है, उस पर कृषि नहीं किया जाता है क्योंकि उस पर उपज होती ही नहीं है। ठीक है, तो अधिक सिंचाई होने से, अधिक सिंचाई करने से अधिक उर्वरक या जो आपको खाद है या कीटनाशक इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, मिट्टी जो अम्लीय और क्षारीय अवस्था में बदल जाती है। तो उससे वैसी स्थिति को हम लोग कहते हैं जल क्रांतता। मतलब कि जल क्रांतता मतलब जल के द्वारा फैलाया गया क्रांतता, नहीं अधिक सिंचाई करने से, अधिक जल पटाने से होती है। अधिक सिंचाई करेंगे तो उसमें मिट्टी की जो ह्यूमस शक्ति होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा या बह जाएगा। ठीक है, और मिट्टी जो होगा या अम्लीय या तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जल क्रांतता से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है। अगला प्रश्न आप लोग का, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। पूरा मृदा संरक्षण के बारे में हमने पिछले क्लास में अच्छा से डिस्कस किया हुआ है। मृदा संरक्षण क्या है, भू संरक्षण या मृदा संरक्षण, उसको कैसे मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो उसमें से जाके आप लोग जितना पैराग्राफ लिखना चाहें लिख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ बताया है मृदा संरक्षण के बारे में। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत में
भारत में अत्यधिक पशुधन के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका भूमिका जो है वो नगण्य है। क्यों? नहीं, भारत में पशुधन ज़्यादा है, यहाँ पे पशु बहुत ज़्यादा मतलब कि पाला जाता है। अधिक पशु पालन करने के बावजूद भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो होता है पशु की भूमिका जो होती है वो बहुत कम होती है। इसका रीज़न ये होता है कि हमारे यहाँ जो चराई और जो पशुपालन का जो व्यवस्था है, ठीक है, वो बहुत ढीला सुली है, मतलब यहाँ पे नहीं है, नगण्य के बराबर है। जिसको हम लोग कहते हैं चराई भूमि या गोचर भूमि। ये अधिकतर जो होता है वो पशुओं को चराने के लिए ऐसी भूमि का इस्तेमाल किया जाता है और रखा जाता है, ठीक है। तो चराई भूमि या गोचर भूमि दोनों सेम है। तो चराई या गोचर भूमि का संरक्षण या रख रखाव हमारे यहाँ जो होता है वो ठीक तरीके से नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है जो पशुधन होते हैं उनका उत्पादन, ठीक है, और उनका व्यापार भी ठीक से नहीं हो पाता है। यही कारण है कि भारत में अधिक पशुधन होने के बावजूद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में पशुधन से होने वाला जो लाभ है वो जो होता है नगण्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका भूमि संरक्षण से संबंधित प्रश्न, जिसका मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लगभग पूरा करवा दिया है। इसको आप लोग लिखें और याद करें। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। इसके बाद आपको पढ़ना है जल संसाधन के बारे में, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। इससे आपको मेरा वीडियो जब भी हम डालेंगे जब भी अपलोड करेंगे तो आपको अपडेट रहिएगा, आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और रह गई बात कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और आपके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास बस यहीं पे ख़त्म होता है।